Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the sixth lecture of chapter 10 that is 18th century political formation. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 5 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने पिछले 5 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वहाँ से आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग ओल्ड मुगल प्रोविंसेस को देख रहे थे। तो हम लोगों का चैप्टर है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि नए स्टेट्स का उदय जो हुआ था उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के अंदर, यानी कि मुगल का जो पुराना जो मुगल साम्राज्य था जब वो टूटा तो उससे छोटे छोटे नए जो राज्य बने, तो उसमें हम लोग हैदराबाद को पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अवध को भी पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक होगा बंगाल। आज हम लोग बंगाल के बारे में देखेंगे। तो बंगाल भी वहीं मुगलों के कंट्रोल से ही बाहर निकल करके एक छोटा सा अलग राज्य बना। ये मुर्शीद कुली खान के अंडर में बना था बंगाल। मुर्शीद कुली खान को मुगल जो थे नाइब बना करके भेजे थे। नाइब जो कि क्या होता था, डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, यानी कि उस राज्य का, उस सूबा का जो बंगाल प्रांत था, तो वहाँ का जो गवर्नर था उसका इसको डेप्यूटी बना करके भेजा गया था। एक तरह से मतलब उप गवर्नर आप समझ लीजिए, उप राज्यपाल, तो वो बना करके इसको भेजा गया। लेकिन ये कभी वहाँ का सूबेदार था नहीं। जैसे वो वहाँ गया बहुत ही कम समय में जो है ये जा करके सारे पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया मुर्शीद कुली खान ने। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जैसा कि हम लोग देखे थे कि अवध के नवाब जो थे और जो हैदराबाद के नवाब थे, वो लोग भी जो है रेवेन्यू, यानी कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर जो है अपना कब्जा कर लिए थे, एक तरह से पकड़ बना लिए थे। तो वैसे ही इसने भी किया था, मुर्शीद कुली खान ने। In an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all Mughal Jagirdars to Odisha and ordered a major reassessment of the revenues of Bengal. तो मुगलों का वहाँ पे सत्ता चल रहा था। मुगल दिल्ली से राज्य चलाते थे, तो मुगल का वहाँ पे मुगल के जो ऑफिसर्स थे वो बंगाल में भी थे। तो इसने क्या किया, बंगाल में जितने भी मुगल के ऑफिसर्स थे, जो जागीरदार्स वगैरह थे, सबको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया उड़ीसा में। बोला कि तुम लोग अब उड़ीसा जाओ। तो जब वहाँ पे ऑफिसर्स रहेंगे ही नहीं तो मुगलों को पता कैसे चलेगा वहाँ पे कैसे शासन चल रहा है, कैसे उनका शासन धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो इसने चालाकी से क्या किया, सबको ट्रांसफ़र कर दिया उड़ीसा में, और वहाँ पे धीरे धीरे अपने आदमियों को ये भी लगाना शुरू कर दिया, या उस पोजीशन को किसी और को देना शुरू कर दिया जो उसके भरोसेमंद थे। इसके अलावा उसने क्या किया, रीअसेस करवाया, यानी कि जितना भी रेवेन्यू, पैसे से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जितना भी हिसाब किताब था उसको फिर से करवाया। सब देखा कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, मतलब टोटल हिसाब किताब जो है उसने फिर से चेक करवाया। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार्स। जितने भी जमींदार थे उनसे जो है ये रेवेन्यू जो टैक्स होता था वो बहुत स्ट्रिक्टली कलेक्ट करता था। जो कलेक्शन मतलब अमाउंट पूरा नहीं कर पाते थे, जो मतलब जितना उनका टैक्स देने का हक बनता था जो जमींदार का, अगर वो किसी कारणवश नहीं दे पाते थे तो उनसे उसको छीन लिया जाता था और वो बड़े जमींदार को दे दिया जाता था। कभी कभी तो ये होता था कि जब जमींदार के पास पैसे नहीं होते थे कर्ज या जो रेवेन्यू होता था उसको चुकाने के लिए, तो वे लोग क्या करते थे, बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स के पास जाते थे, जैसा कि हम लोगों ने अवध में भी देखा था। तो बैंकर यानी कि जो वहाँ के अमीर धनी वर्ग के लोग थे, जो मतलब मनी लेंड करते थे, कर्ज पे सूद ब्याज पे जो रुपए चलाते हैं, तो उनके पास जा करके उनसे पैसे लिया करते थे वो जमींदार, और फिर फाइनली इसको दिया करते थे। दोज अनेबल टू पे वेयर फोर्स टू सेल देयर लैंड टू लार्जर, जमींदार जो नहीं दे पाते थे उनका जमीन बिक जाता था। द फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल देयरफॉर लेड टू कंसिडरेबल चेंज अमंग द जमींदार। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ ना रीजनल स्टेट का, 18th सेंचुरी में जो रीजनल स्टेट बना बंगाल, एक क्षेत्रीय राज्य बन करके उभरा, तो उस समय जो है अब जमींदारों के पोजीशन में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज आने लगा था। मेरे हिसाब से जितने भी छोटे छोटे जमींदार थे सब अब धीरे धीरे खत्म हो गए थे, क्योंकि वो टैक्स ही नहीं चुका पाते थे। तो जब टैक्स नहीं दे पाते थे तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे उतना, या टैक्स दे नहीं पाते थे, तो उनका जो है जमींदारी उनसे छीन जाता था, उनका पोजीशन एक तरह से ख़त्म हो जाता था। बाद में ये देखा गया कि क्लोज कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया किसके बीच में, स्टेट और बैंकर्स के बीच में, यानी कि जो राजा था, जो स्टेट था, जो राज्य था उसके, और जो बैंकर था, यानी कि जो अमीर लोग थे, जो एक तरह से बैंकिंग सिस्टम पे जिनका कंट्रोल था उस पे, और इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। इसको हम लोग हैदराबाद वाले केस में भी देखे
अवध वाले केस में भी देखे, ठीक है। और ये आगे बंगाल वाले राज्य में भी ये केस लागू होता है, स्पेशली किसके टाइम में, अलीवर्दी खान में। मुर्शीद कुली खान के बाद जो एक प्रोमिनेंट रूलर आया वो अलीवर्दी खान था, जिसका काल जो है 1740 से 1756 तक था। इसी के टाइम के एक फेमस बैंकर थे जिनका नाम था जगत सेठ, तो उनके बारे में काफ़ी कहानी मशहूर है, आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत कहानियाँ उनके बारे में भी मिल जाएगी। ये काफ़ी अमीर थे। यहाँ पे एक पिक्चर है अलीवर्दी खान का, ये अपना दरबार चला रहे हैं। तो अब हम लोग एक बर्ड्स आई व्यू देखें, मतलब एक तरह से देखें, ओवरऑल कंक्लूज करें, तो हम लोग 3 कॉमन फीचर निकाल सकते हैं इन तीनों राज्यों का अध्ययन करने के बाद। हम लोग बंगाल को भी पढ़ लिए, हैदराबाद को भी पढ़ लिया और अवध को भी पढ़ लिया, तो आखिर इसमें नया क्या निकला, कुछ नया कौन सा फीचर निकला, उसको अब हम लोग देखें। तो पहला था कि मेनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वेर इस्टेब्लिश्ड बाय अर्स्टवाइल मुगल नोबल्स, दे वेर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट दे हैड इनहेरिटेड, इन पार्टिकुलर द जागीरदारी सिस्टम। हालांकि इन्होंने अपना एक राज्य तोड़ करके तो बना लिया था, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने लाया वो मुगलों का ही कॉपी करके लाया। जो मुगलों का सिस्टम चला आ रहा था उसको इन्होंने कॉपी कर लिया, जैसे में जागीरदारी सिस्टम। लेकिन इनको हमेशा डर बना रहता था इस सिस्टम को लागू करने से या इस सिस्टम को चलाने में, इनको डर बना रहता था कहीं बाद में तख्ता पलट टाइप का ना हो जाए, इनके खिलाफ ही लोग भड़क ना जाए, तो ये एक डर बना रहता था इनको हमेशा। सेकेंड, इनका जो टैक्स कलेक्शन का मेथड था वो डिफरेंट था। Rather than relying upon the officers of the state, all 3 regimes contracted with revenue farmer for the collection of revenue। तो मुगल में क्या होता था, जो मुगल के ऑफिसर्स होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन ये जो 3 राज्य बने यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे टैक्स जो है वो रेवेन्यू फार्मर से कलेक्ट किया जाता था। यानी कि उस गांव में कोई एक ऐसा जमींदार टाइप का आदमी रहा होगा जो बाकी गांव वाले से कलेक्ट कर लेता होगा और उससे फाइनली आगे के लेवल पे कलेक्शन होता था, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इजरादारी थॉरोली डिसअप्रूव्ड ऑफ द मुगल्स स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन 18th सेंचुरी। तो इजरादारी सिस्टम जिसको मुगलों ने क्या कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था, बोला था कि ये अच्छा नहीं है, वो 18th सेंचुरी में पूरे इंडिया में लगभग फैल गया था इजरादारी सिस्टम। देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरेबली। हालांकि इसका जो इम्पैक्ट था वो कंट्री के अलग अलग साइड में अलग अलग देखा गया। तीसरा कॉमन फीचर जो हम लोग देखते हैं इन तीनों राज्य में वो इमर्जिंग रिलेशनशिप विथ रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। तो जो स्टेट था उसका एक अच्छा खासा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया था, जो अमीर बैंकर्स थे, जो अमीर व्यापारी टाइप के लोग थे। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से हेल्प करते थे। जब जमींदार को पैसे का ज़रूरत पड़ता था उसको देते थे, जब राजा को पैसे का ज़रूरत पड़ता था उसको एक तरह से लोन प्रोवाइड करते थे। अभी भी क्या है, जैसे देश चलता है तो देश को अमीर लोग ही चलाते हैं, एक तरह से ऐसा माना जाता है। वोट तो गरीब देते हैं लेकिन जो नोट होता है ना वो अमीर लोग देते हैं। इसलिए सरकार को जो है अमीर और गरीब दोनों के हिसाब से चलना पड़ता है और ज़्यादातर वो अमीर के हिसाब से चलते हैं। लेकिन क्योंकि जब इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो पॉलिटिकल पार्टी जितनी खर्चे जो करते हैं, मतलब 50-50 60-60 करोड़ एक रैली पे, तो उसका जो चंदा आता है, जो फंडिंग आता है वो अमीर ही देते हैं, ठीक है। नाम तो नहीं लेना चाहूँगा लेकिन सबको ये बात पता है कौन कौन से अमीर हैं हमारे देश में और कौन फंडिंग करते हैं। These people lent money to revenue farmers, received land as security and collected taxes from these lands through their own agents। तो ये जो मर्चेंट्स और जो बड़े बड़े बैंकर थे तो ये रेवेन्यू फार्मर को टैक्स दे दिया करते थे या कर्ज पे पैसे दे दिया करते थे। उनका जो ज़मीन था वो एक तरह से गिरवी रख लिया करते थे अगर उनको टैक्सेस का ज़रूरत पड़ता था या पैसों का ज़रूरत पड़ता था तो। और ये अपने एजेंट रख करके पैसे को वसूल करवाते थे, ठीक है। जो कर्ज लेता था, अभी भी जैसे चलता है ना वसूली भाई फेमस है गोलमाल वाले, तो वैसा ही वो भी करता था, अपना आदमी को बेच करके। टिपिकल गुंडे टाइप के आदमी जब ज़बरदस्ती जाके कैसे भी जा करके पैसे वसूल लेते थे, उस टाइप के आदमी। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स वेयर गेनिंग अ स्टेक इन न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पूरे इंडिया में ऐसा देखा जाने लगा कि जो बड़े बड़े लोग थे अब उनका एक तरह से हिस्सेदारी आ गया। नया जो पॉलिटिकल ऑर्डर सेट हुआ, जो नया किस्म का राजनीतिक उस टाइम जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, उनमें उनका भी एक तरह से स्थान था, उनका भी एक जगह बनने लगा जो पैसे वाले लोग थे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।